हेलो, न्यू ब्राइट पे में आप सभी का स्वागत है। न्यू ब्राइट पे का आज ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना टॉपिक में स्पेक्ट्रम सीरीज, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम से भी जानते हैं, और इनके विषय में आज जानेंगे कि कितनी स्पेक्ट्रम सीरीज पाई जाती हैं। जैसे कि 5 स्पेक्ट्रम सीरीज पाई जाती हैं। सबसे पहले हालांकि बामर ने देखा था जो उनकी स्पेक्ट्रम सीरीज दृश्य भाग में प्राप्त हो रही थी। उसके बाद में फिर आपकी लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड 5 स्पेक्ट्रम श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल बामर वाली दृश्य भाग में मिली थी। ये सबसे पहले 1885 ईस्वी में, उसके बाद में फिर अन्य श्रेणियों को देखा गया। लेकिन सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम बता दें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले परमाणु के स्पेक्ट्रम को व्याख्या कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एडिंग डाल लेते हैं। परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम ही लिखते हैं। किसी भी परमाणु की जो ऊर्जा होती है, उसकी जो एनर्जी ग्राफ को किसी स्क्रीन पे ड्रा किया जाता है, वो उसका स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो किसी भी परमाणु के ऊर्जा ग्राफ का जो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी जो ड्राइंग की जाती है, वो उसका स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम ये मुख्य रूप से, तो ये शॉर्टकट में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम एक ऊर्जा, परमाणु की ऊर्जा ग्राफ, परमाणु का ऊर्जा ग्राफ। तो स्पेक्ट्रम जो है ये एक परमाणु का ऊर्जा ग्राफ होता है, एनर्जी का एक ग्राफ होता है, जिसे स्क्रीन पे दर्शाया जाता है। और ये किसी भी परमाणु का 2 हो सकते हैं। इसमें एक आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो ये 2 टाइप का हो सकता है। और परमाणु का जो स्पेक्ट्रम मिला था, तो जितने भी हम लोगों ने परमाणु मॉडल पढ़े, सभी में परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस ना होकर के, सतत ना होकर के लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे परमाणु का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, किसी भी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो एक लाइन होता है स्पेक्ट्रम। तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम रहता है, लाइन स्पेक्ट्रम। और क्योंकि उसमें लाइनिंग प्राप्त होती है, बीच बीच में ऐसे लाइनिंग आती है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम परमाणु नहीं देता है। ये मॉडल्स में आपको बताया जा चुका है। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये आपका 2 प्रकार का हो सकता है। एक अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो इसमें एक तो आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तब मिलता है जब कोई परमाणु बाहर से ऊर्जा प्राप्त कर रहा होता है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो उस समय जो इसका स्पेक्ट्रम है, उसकी जो एनर्जी लेवल है, उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम के द्वारा दिखाया जाता है। और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं इंग्लिश में, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो किसी भी परमाणु का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन का मतलब जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा, एनर्जी को बाहर छोड़ रहा होगा, तो उस समय उसका इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन ये दोनों ही स्पेक्ट्रम आते हैं जो हैं वो लाइनिंग ही आती है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम
और दूसरा जो है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यानी इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने स्पेक्ट्रम को भी समझ लिया, स्पेक्ट्रम के प्रकार को भी देख लिया। बस अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर कक्षाओं में चला जाता है, लेकिन बहुत कम समय तक ही रुकता है, उसका टाइम भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है तो केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकता है, उसके बाद वो पुनः अपनी स्थायी कक्षाओं में वापस लौट आता है। जिस समय वो वापस लौटता है उसी समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अब इसी के अंतर्गत कई सारे वैज्ञानिकों ने इसमें पूरी सीरीज प्राप्त की है, स्पेक्ट्रम की कई सारी श्रेणियां प्राप्त की हैं जिन्हें उनके नाम पे ही रखा गया है, तो वो सब स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक ही है वो स्पेक्ट्रम सीरीज है, स्पेक्ट्रम श्रेणियां हैं। अब हम लोग उनको जानते हैं कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रम श्रेणी पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि जितना भी हमारे परमाणु मॉडल हैं ज़्यादातर ऐसे परमाणु का अध्ययन किया गया जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए लागू होता है। और मैंने ये भी बताया था कि परमाणु मॉडल जब आप पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन जब लिखेंगे तो ये हर परमाणु मॉडल की कमी है कि वो केवल एक ऐसा परमाणु जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसी के लिए लागू होता है, बाकी के लिए लागू नहीं होते हैं, इसलिए ये सबकी लिमिटेशन भी है। तो हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो भी आज हम बात करेंगे, जो भी श्रेणी लिखेंगे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही होंगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कई सारी सीरीज प्राप्त हुई। इसमें से जो मुख्य हैं, नंबर 1 पहली जो है वो आपकी श्रेणी है लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी को इंग्लिश में भी लाइमन ही बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो इसको लाइमन सीरीज, लाइमन ने अपने नाम पे इसका नाम रखा हुआ है, लाइमन श्रेणी। और दूसरी जो श्रेणी है वो आपकी बामर की है, तो उसको बामर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बामर श्रेणी को इंग्लिश में बाल्मर के नाम से लिखते हैं, बाल्मर सीरीज। तीसरी जो स्पेक्ट्रम श्रेणी है वो आपकी पाश्चन, तो उसके बाद में पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन को पाश्चन ही लिखा जाता है, पाश्चन सीरीज। चौथी जो श्रेणी प्राप्त की गई है वो आपकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट को ब्रैकेटें लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रखना होगा, ब्रैकेट इसमें सी भी रहता है, ब्रैकेट सीरीज। और पांचवी और अंतिम श्रेणी जो प्राप्त की गई है वो फुंड है, फुंड श्रेणी। फुंड में पी साइलेंट रहता है, फुंड सीरीज। तो ये 5 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये श्रेणियां प्राप्त की, लाइमन, फिर बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। उन्हीं के नाम पे इन श्रेणियों के नाम रख दिए गए। अब इन्होंने इसके स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया। तो जो लाइमन श्रेणी है ये किस भाग में मिलती है? स्पेक्ट्रम श्रेणी की जो लाइन श्रेणी है ये आपकी पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, तो ये पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो ये पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है, इनकी इंग्लिश में इसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलने वाली श्रेणी जो है वो लाइमन सीरीज है। बामर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो ये दृश्य
भाग में प्राप्त होती है। दृश्य भाग को विजिबल रीजन कहते हैं, विजुअल रीजन। तो ये दृश्य भाग में। और तीसरी जो पाश्चन है ये आपकी अवरक्त भाग में। अवरक्त को इंफ्रारेड और इधर वाली सारी इंफ्रारेड में ही है। तो ये लास्ट की तीनों ही इंफ्रारेड में प्राप्त होती हैं। तो एक नंबर तो इसी से आ जाता है कि लाइमन श्रेणी प्रकाश किस का जो स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम, वो किस भाग में मिलता है, तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है। अब अल्ट्रावायलेट के बाद में जो बामर श्रेणी है वो किस भाग में मिलता है, तो वो इसके दृश्य भाग में प्राप्त होता है, विजुअल रीजन में मिलता है। पाश्चन वाले का इंफ्रारेड या अवरक्त भाग में, और बाकी ब्रैकेट और फुंड भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इसके बाद में अब इनका फुल एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछा जाता है। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से कर सकते हो। अब इनको एक एक को डिफाइन करते हैं। तो जितनी भी श्रेणियां हैं वो सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम पे रख दी हैं। तो सबसे पहली श्रेणी की हम बात करते हैं, तो वो है नंबर 1। जो सबसे पहली स्पेक्ट्रम श्रेणी आई वो आपकी लाइमन है। लाइमन श्रेणी कंपटीशन और परिपक्ष, ये आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन के परिपेक्ष से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे लाइमन श्रेणी क्या है पहले आपको ये बताना पड़ेगा। तो जब कोई परमाणु यानी कि कोई एटम उच्च ऊर्जा स्तर का मतलब हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। तो उच्च ऊर्जा स्तर हायर एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर, तो निम्न ऊर्जा स्तर वो आपका N2 या N1 इक्वल टू 1 में लौटता है। तो जब ऊंचे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कोई परमाणु लौटेगा तो उस समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो उस समय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तो जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम, अब जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो उस समय वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो पहले ही मैंने बताया जब एनर्जी को छोड़ेगा तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होगा वो उत्सर्जन एमिशन होगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वह आपका मिलता है परावैंगनी भाग में। परावैंगनी की इंग्लिश होती है अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन या क्षेत्र में प्राप्त होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होता है। ये सबसे पहले लाइमन ने 1916 में देखा था। तो इन्होंने ये देखा, इसका टाइम भी याद रखना है कि जो लाइमन श्रेणी है ये 1916 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। अब इसमें प्राप्त हुआ तो इसके लिए उसकी तरंग दैर्घ्य
तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त स्पेक्ट्रम की, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, प्राप्त स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिफाइन करते हैं। तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 1/λ इज इक्वल टू, ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, 1/λ इज इक्वल टू आर, यहाँ पे रेडवर्क कांस्टेंट है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इससे प्राप्त होती है। अब इसमें कौन चीज़ क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लेमडा, तो पहले हम लेमडा को ही बता दें। तो जो लेमडा है, तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य है, प्राप्त स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है। उसके बाद जो आर है ये आपका रेडवर्क कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडवर्ग नियतांक है, और रेडवर्ग नियतांक की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। रेडवर्ग नियतांक ये 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर की पावर -1, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रति मीटर होता है। या तो आप ऐसे लिखिए -1, या फिर आप लिख सकते हैं प्रति मीटर, प्रत्येक मीटर पे। तो ये इतना है। उसके बाद n1, तो जो n1 है तो ये प्रमाण की प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा या प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, जिसमें वो लौटता है, लौटता है, तो वो वाला है n2। n2 ये उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल है जहाँ से वो लौटता है, या जहाँ से, या जिन कक्षाओं से वह निम्न कक्षाओं में लौटता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे, या जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न, ये जो वन है इसको निम्न ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो n1 को निम्न ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर, लोअर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल भी इसको बोलते हैं। और n2 को हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं, ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है हायर एनर्जी लेवल। तो अब इसमें लाइमन के लिए, लाइमन ने क्या किया था, लाइमन श्रेणी के लिए, यही इसका महत्वपूर्ण कंटेंट है, इसको ध्यान देना है। लाइमन के लिए जो n1 का मान है जिसमें वो लौटेगा, तो n1 बराबर आपका 1 रहता है, और जो n2 होता है जहाँ से वो लौटेगा, तो वो आपका 1 के आगे जाइए, 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरीके से। और ये आयनित अवस्था को अनंत कहते हैं। तो परमाणु की आयनित अवस्था अनंत से भी आ सकता है। तो इस तरीके से इन कक्षाओं से वो वापस लौटता है। अब इसमें जब आप वैल्यू डालोगे तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब वो दूसरी वाली से वापस लौटेगा वन में, तो उस समय उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक प्राप्त होगी। और जब वो अनंत
अनंत वाली आयनित अवस्था से लौटेगा वन में, उस समय उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम प्राप्त होती है। अब इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले n2 इक्वल टू 2 के लिए इसमें वैल्यू लगाएंगे और इसको प्राप्त करते हैं। तो देखिए 1 अपॉन जो लेमडा की वैल्यू है ये आप 2 के लिए निकालिए। मान लो 2 से आ रहा है तो r तो रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है। 1 अपॉन n1 की जगह पे ये 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर करोगे वही रहेगा। और कहाँ से लौट रहा है तो 2 वाले के लिए पहले निकाल रहे हैं। तो n2 इक्वल टू 2 के लिए तो 2 का स्क्वायर, इसे जब आप हल करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा दूसरे के लिए जो निकाल रहे हैं तो r और ये 1 माइनस 4 और इसको और थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो r ये 4 इधर जाएगा 3 तो 3/4। तो इस तरीके से r का मान यहाँ रख करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो n2 तो जब दूसरी ऑर्बिट में वो लौट रहा होगा, इसका यहाँ पे चाहे तो प्रमाण का एक ग्राफ भी बना लीजिए। ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, उसके बाद में ये अन्य अवस्थाएं हैं, कक्षाएं ऐसे, और लास्ट में एक अनंत वाली ले लीजिए। तो ये n1 इज इक्वल टू 1 ये हो गई, ये n1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 वाली ये n इक्वल टू 4, n 5 और ये n अनंत के लिए हो जाएगा। किस तरीके से, तो जब कोई परमाणु दूसरी वाली n इक्वल टू 2 से 1 में आएगा ये वाली, तो इसके लिए लाइमन ने ज्ञात किया था n इक्वल टू 1 से 2 के लिए। तो जो 2 के लिए निकालोगे तो जो तरंग दैर्घ्य निकलेगी लेमडा, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो लेमडा आपको मिलेगा वो 2 के लिए n इक्वल टू 2 के लिए तो वो आपका प्राप्त होगा 1216 एंगस्ट्रॉम। तो इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो 1216 एंगस्ट्रॉम, और ये लाइमन श्रेणी की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होगी। तो ये लाइमन श्रेणी की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ होती है। तो ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है 2 पे। और एक अनंत पे निकाल लीजिए, बीच की भी रहती है, लेकिन एक ऐसे अनंत के लिए निकालेंगे तो लेमडा इनफाइनाइट के लिए सिमिलरली लगा के लिख सकते हैं इसी प्रकार से। तो वो आपकी प्राप्त होगी 912 एंगस्ट्रॉम। तो जो अनंत यहाँ पे डाल के हल करेंगे ये वाली वैल्यू के लिए तो ये 912 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। निश्चित रूप से ये अनंत के लिए आई है तो सबसे लास्ट में है, आयनित कंडीशन के लिए है। तो इसीलिए इसे लाइमन श्रेणी की लिमिट कहा जाता है। इसीलिए इसको लाइमन श्रेणी की लिमिट कहते हैं। लिमिट का मतलब सीमा। लाइमन श्रेणी की ये सीमा है, सबसे नीचे यहीं तक जा सकती है तरंग दैर्घ्य, इसके नीचे नहीं जाता है। अब आप 1216 से 912 ये दोनों ही भाग दृश्य भाग में नहीं है, क्योंकि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक रहता है, जो आप प्रिज्म पे डाल के भी प्राप्त करते हैं बिग्योर से। तो निश्चित रूप से ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा, परावैंगनी भाग में ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। इनकी एनर्जी भी कैलकुलेट की जाती है। एनर्जी निकालना चाहेंगे तो E इक्वल टू माइनस का RH अपॉन n स्क्वायर, जहाँ n क्वांटम नंबर है तो n की वैल्यू आप लगाते रहेंगे। n इक्वल टू 1 यहाँ डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर पे इसकी एनर्जी भी निकल जाएगी जो लगभग 4.6 के समथिंग आती है। तो 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी इतनी एनर्जी प्राप्त होती है। E इक्वल टू RH अपॉन C।
आर नेटवर्क कांस्टेंट है, एल एच प्लॉन्क कोणीय नियतांक है, सी प्रकाश का वेग है। चलिए इसके बाद में ये आपको टोटल कंप्लीट बता दी है। इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज की ओर। तो हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसको आप वहाँ ड्रा करके भी आराम से बना सकते हैं। ये इसमें हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी, तो हाइड्रोजन की लाइमन जो श्रेणी है, ये नीचे की स्टेट ग्राउंड, उसके बाद 1 2 ऐसे बीच में लाइनिंग ले लीजिए, और फिर एक गैप के बाद में आप लास्ट में आयनित अवस्था, परमाणु की आयनित अवस्था यहाँ पे। तो ये है n = 1, n = 2, n = 3। तो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की आप ड्राइंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें नीचे एक ऐसे ग्राउंड स्टेट ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी। तो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी, उसके बाद कुछ दूर हट करके ऐसे बाकी ऐसे कक्षाएं ले लीजिए इसकी ऑर्बिट्स, और एक लास्ट में परमाणु की आयनित अवस्था सबसे दूर, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 और n = अनंत, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से इनको आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद में अब लाइमन में क्या होता है कि जो n1 है, n1 = 1 में लौटता है। तो लौटता है तो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये इसका निम्न एनर्जी स्तर हो गया, ये हो गया निम्न ऊर्जा स्तर, ये निम्न एनर्जी लेवल है। अब यहाँ से 2 में से, मान लो 2 में से आया इस तरीके से, तो 2 में से जब 1 में आएगा तो उस समय ये सब n2 होते हैं, n2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जब 2 से लौटेगा 1 में, उस समय इसकी तरंगदैर्घ्य जो है लेमडा, वो सबसे ज़्यादा रहती है 1216 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही फिर वो 3 से आएगा, फिर 4 से लौटेगा 1 में, लेकिन सब 1 में ही आएंगे, 5 से ऐसे और रहती, तो फिर लास्ट में इनफाइनाइट से। तो जब इनफाइनाइट से नीचे लौटता है ये वाला, तो उस समय इसकी जो तरंगदैर्घ्य है लेमडा, वो आपका 912 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो जो अनंत सबसे बारीक कक्षा से लौटता है ऐसे, ये सबसे ज़्यादा 912 एंगस्ट्रॉम, इसी को श्रेणी की सीमा कहते हैं, यानी लाइमन सीमा यही है, ये आपकी लाइमन सीमा कहलाती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इसकी आप एनर्जी ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। इसके बीच में और सारे कई प्राप्त होते हैं। एनर्जी में ग्राउंड स्टेट की 0 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 4.8, उसके बाद फिर 4.6, 6 इससे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाएंगे, लास्ट तक इसकी एनर्जी जो है वो 10.4 तक आ जाती है। चलिए अब इसके बाद में भी चलते हैं लाइमन के बाद में बामर श्रेणी की ओर। इसके बाद में जो दूसरी श्रेणी है वो बामर की है, और बामर ये स्वीडिश के निवासी थे। तो स्वीडिश के बामर हैं, हालांकि सबसे पहले यही श्रेणी प्राप्त की गई थी 1885 ईस्वी में। लाइमन ने तो 1916 में प्राप्त की थी, ये 1885 में प्राप्त की। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, और इनकी जो श्रेणी है, इनका जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, यानी लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल को n = n = 2, ये ध्यान रखना है, n = 2 में लौटता है, 2 में
लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम कैसा रहता है? लाइन। तो प्राप्त लाइन स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में, दृश्य भाग, भाग लिख दीजिए या क्षेत्र लिख सकते हैं, दृश्य क्षेत्र, विजुअल, तो विजुअल रीजन में प्राप्त होती हैं। तो जो कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल 2 में लौटेगा, तो 2 में जब लौटेगा तो उस समय स्पेक्ट्रम की सभी रेखाएं विजुअल पार्ट में आती हैं, दृश्य भाग में आती हैं, जिनको हम लोग अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद में अब इसमें इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, बामर श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य है, बामर श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य है, इसको हम लोग निम्न सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका 1/λ इज इक्वल टू आर रेडवर्क कांस्टेंट 1/n1। तो n1 की जगह पे यहाँ पे हमें n2 रखना पड़ेगा, n2 का स्क्वायर माइनस 1/, और ये जहाँ से प्राप्त होगा वो पहले तो सूत्र पूरा लिख लीजिए, n1 और यहाँ पे n2 का स्क्वायर। इसके बाद में इस सूत्र में करना क्या है, इसमें जो है जो n1 होता है, n1 ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल। तो ये लोअर एनर्जी लेवल में लौटेगा, यहाँ पे लौटता है। और n2 जो होता है, n2 जो इनके बामर के लिए n2 लिया जाएगा, वो आपका उच्च ऊर्जा स्तर होगा, उच्च ऊर्जा स्तर। तो उसके मान, तो n1 जो है, n1 का मान यहाँ पे, तो n1 आपका जो रहेगा वो तो आपका 2 रहेगा, लेकिन जो n2 है उच्च ऊर्जा स्तर, इसके जो मान आएंगे n2 के, वो आपका 2 में तो आना ही है, तो 2 के बाद में क्या क्या रहेगा, 3, 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, ऐसे वो अनंत से भी आ सकता है। तो ये यहाँ से वापस लौटेगा। इस तरीके से यहाँ पे इसकी आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। नीचे इसका एक ग्राउंड स्टेट बना लीजिए, ये मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे n1 इज इक्वल टू ये 1 है, उसके बाद में आगे ये ऐसे ले लीजिए, और लास्ट में इसकी आयनित अवस्था सबसे ऊपर, तो ये 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू मान लो 6, एक और ले लीजिए, और ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ तक से लौटा बनता है। तो जब कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने दूसरी ऑर्बिट में लौटता है, यहाँ पे चौथी वाली से आ सकता है, पांचवी वाली से यहाँ आ सकता है, छठवीं वाली से इसमें 2 में आ सकता है, और इनफाइनाइट वाले में से 2 में आ सकता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम ग्राफ है हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु की ये बामर श्रेणी है, बामर श्रेणी। तो हाइड्रोजन परमाणु की ये बामर श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू n बराबर n1 इज इक्वल टू 2, तो 2 में तो आना ही है, और कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, तो n2 इज इक्वल टू 3 पर
इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर 1 अपॉन 2 में आ रहा है तो यहाँ n1 की जगह पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2, 2 की जगह पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, इनका एलसीएम कर लीजिए, आर को बाहर ही रहने दीजिए, तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 9 चौक 36, 36 एलसीएम हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 माइनस 4। अब उसके बाद में एक स्टेप इसका और आगे लिख दीजिए, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट, 9 में से 4 जाएगा तो 5 अपॉन 36, ये वैल्यू प्राप्त हुई है। ये इसकी तरंग दैर्घ्य जो बामर श्रेणी में आएगी वो प्राप्त होगी और ये सबसे उच्च रहेगी, सबसे हायर। तो सबसे इसमें क्योंकि n2 इक्वल टू 3, जब इसमें 3 में से 2 में आता है तो ये तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रहती है, ये मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य। और इसका मान यदि आर रेडबर्ग कांस्टेंट को आप डाल के हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी 6563 एंगस्ट्रॉम आएगी। 6563 एंगस्ट्रॉम बामर श्रेणी की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। बामर श्रेणी की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, तो ये सबसे हायर वेवलेंथ आती है इनकी। अब ऐसे ही लोअर निकालोगे तो सबसे कम वाली, तो ये 3 वाले से यदि सबसे कम मिली है, मतलब सबसे अधिक मिली है जब 3 से 2 में आ रहा है, ये आपकी तरंग दैर्घ्य आई है, यहीं पे लिख दीजिए, ये लेमडा प्राप्त हुआ है हमको 6563 एंगस्ट्रॉम। कब मिला है? जब हमने n इक्वल टू 3 से परमाणु हमारा लौटा है 2 में, तो तब इतनी प्राप्त होती है। यदि ये अनंत n इक्वल टू इनफाइनाइट से लौटेगा ये वाला, तब इसका मान कितना प्राप्त होगा लेमडा का, वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये 3646 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है और ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। तो ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बामर श्रेणी, इसलिए इसे बामर श्रेणी की सीमा कहा जाता है। ये बामर श्रेणी की सीमा है, बामर सीमा, इसे बामर सीमा के नाम से जानते हैं। 3646 एंगस्ट्रॉम सबसे लोअर लिमिट है तरंग दैर्घ्य के हिसाब से और 6563 सबसे ज़्यादा है। जो विजुअल रीजन होता है, दृश्य प्रकाश होता है, वो हम लोगों का लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और आपका चला जाता है 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में सब विजुअल स्पेक्ट्रम आता है, ये आप लोगों को पहले से ही मालूम है। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो इस n2 की जगह पे उस समय n2 की वैल्यू आप ये वाली रख देंगे, ये n2 यहाँ पे ये लिमिट आपको मिल जाएगी और ये वाली वैल्यू पे आपको ये लिमिट मिल गई। तो 3 लेने पे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और अनंत लेने पे ऊपर के सबसे कम तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर। अब इसमें पाश्चन श्रेणी 30 नंबर की स्पेक्ट्रम सीरीज है। तो ये कब प्राप्त होती है? जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, तो उच्च ऊर्जा स्तर हायर एनर्जी लेवल से लोअर मतलब निम्न ऊर्जा स्तर, और निम्न ऊर्जा स्तर जो है वो n1 इक्वल टू 3 में लौटता है, तो उस समय प्राप्त स्पेक्ट्रम को, तो उस समय प्राप्त स्पेक्ट्रम आपका जो है वो
अवरक्त भाग में मिलता है। तो उस समय प्राप्त स्पेक्ट्रम अवरक्त को इंफ्रारेड कहा जाता है। इंफ्रारेड भाग में प्राप्त होता है। तो इंफ्रारेड भाग में प्राप्त होता है। प्राप्त स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्घ्य है वो निम्न सूत्र से दी जा सकती है। तो वो जो लेमडा इज इक्वल टू 1/λ, यहाँ पे रेडवर्क कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आपका मेन फार्मूला है। अब इस मेन फार्मूले में इसका स्पेक्ट्रम जो है ड्रा करिए पहले यहाँ पे। तो जो स्पेक्ट्रम आता है वो नीचे ग्राउंड स्टेट इसकी, तो इसकी ग्राउंड स्टेट जो है यहाँ से इस वाले से, और फिर इसकी कक्षाएं 2, 3, 4, 5 मतलब ऐसे बना लीजिए। लास्ट में इसकी आयनित अवस्था सबसे ऊपर। तो ये तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 और n = इनफाइनाइट, अनंत। तो इस टाइप की ये जो पाश्चन श्रेणी है, यहाँ पे लिख दीजिए हाइड्रोजन की पाश्चन श्रेणी। तो हाइड्रोजन की जो पाश्चन श्रेणी है तो इसमें 3 में लौटता है। तो 3 में आने के लिए 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, या ऊपर कोई एक और ले लीजिए। तो n = 6, तो 6 से आ सकता है, 6 से भी 3 में आएगा। लेकिन जब 3 में आएंगे तभी पाश्चन श्रेणी मिलती है, और एक लास्ट में आयनित अवस्था इनफाइनाइट से आ सकता है। तो ये स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। तो इसमें जो n1 है, n1 = 3 के लिए जो n2 है वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 से लेकर के अनंत तक हो सकते हैं। अब इसमें आप जब कैलकुलेट करोगे इसमें n2 = 4, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये लोअर एनर्जी लेवल है, इसमें लौट रहा है। तो लौटने वाले को लोअर बोलते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन निकाल लीजिए, एक लोअर यहाँ पे निकाल लीजिए, एक यहाँ पे निकाल लीजिए। लौटेगा तो 3 में ही। तो इसी में की जब वैल्यू डालोगे 1/λ, 4 के लिए कैलकुलेट करोगे तो रेडवर्क कांस्टेंट R 1/n1 की जगह पे आप 4 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस यहाँ पे 3 में आ रहा है तो यहाँ पे 3 डालोगे, n1 3 है, 3 का स्क्वायर, और चौथे में लौट रहा है, चौथे से आ रहा है 3 में। कैलकुलेट करेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा आपका 16। एलसीएम ले लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो R तो यहाँ पे 16 पहुँचेगा और ये 9, तो 16 के 96। तो इसमें 144 एलसीएम इसका आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो 16 में से 9 जाएगा, तो निश्चित रूप से 7/144। इसे जब रेडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू डाल के आप हल करेंगे तो ये जो तरंगदैर्घ्य इसमें मिलेगी वो आपकी प्राप्त होती है 18,752 एंगस्ट्रॉम। ये इतनी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, जो इस श्रेणी की सबसे अधिकतम वैल्यू होगी। इस श्रेणी का मतलब पाश्चन श्रेणी की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। तो ये इसकी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है जो n2 = 4 पे प्राप्त होती है। और एक इनफाइनाइट पे ऐसे आप निकालेंगे, ये तो 4 के लिए है, ऐसे लेमडा जब इनफाइनाइट के लिए निकालेंगे तो वो सबसे निम्न प्राप्त होगी, और वो आपकी
पास्चन के लिए जो आती है तो वो 82 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4204 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे निम्न है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य इस श्रेणी के लिए। इस श्रेणी का मतलब पास्चन के लिए सबसे कम है, इसीलिए इसे पास्चन श्रेणी की, तो पास्चन श्रेणी की सीमा कहते हैं इसको, पास्चन श्रेणी की सीमा कहा जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं। 3 जो 4 से लौटा था, 4 से इसमें आता है तो उस समय इसकी सबसे हायर होती है, वो वैल्यू ये है। अब जब वो इनफाइनाइट से आता है ये वाला, तो उस समय उसकी एनर्जी जो तरंग दैर्घ्य है वो ये होती है। इस तरीके से ये प्राप्त होती है। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट सीरीज की ओर। अब इसमें जो फोर्थ नंबर की जो श्रेणी है, स्पेक्ट्रम श्रेणी, उसको ब्रैकेट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, लोअर एनर्जी लेवल, तो N2 इक्वल टू किस में आता है, निम्न वाले में जो है तो आपका 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे में, एक मिनट, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर N1 इक्वल टू आपका 4, N 4 में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। अवरक्त को इंफ्रारेड कहा जाता है, अवरक्त को इंफ्रारेड। जिनकी तरंग दैर्घ्य निम्न सूत्र से हम निकाल सकते हैं। 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये सूत्र हो गया आपका। अब इसमें जो N1 है इसमें तो लौटेगा तो ये फोर्थ में आएगा, और जो N2 है जिनमें से लौटेगा, जो उच्च ऊर्जा स्तर होंगे, वो आपके 4 के आगे चालू कर दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत से भी आ सकता है, यानी परमाणु की आयनित अवस्था से भी आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ग्राफ ड्राइंग कर लीजिए। तो ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है N1 इक्वल टू 1 पे, फिर उसके बाद में ये इसकी ऐसे श्रेणी ले लीजिए, लास्ट में इसकी सीरीज अनंत वाली। तो ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, एक और बढ़ा दो, n इक्वल टू 7, और ये n इक्वल टू इनफाइनाइट ले लिया गया। तो इसमें उच्च ऊर्जा स्तर, तो इसमें 4 में तो लौटना ही है, तो 5 से आ सकता है, 6 से इसमें लौट सकता है, लेकिन 4 में ही आएगा, 7 से आ सकता है और अनंत से आ सकता है। तो ये आपका ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगी, हाइड्रोजन की ब्रैकेट श्रेणी। तो इस तरीके से ये प्राप्त होता है। अब इसकी जो मान निकालोगे कि जब ये 5 से 4 में आएगा तो वहाँ पे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। इस वाले पे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, मैक्सिमम लेम्डा का मान यहीं पे मिलता है, और मिनिमम लेम्डा का मान यहाँ पे प्राप्त होता है। तो अब निकाल दीजिए इसका, इसी सूत्र से निकलता है 1/λ। 5 के लिए निकालेंगे आप तो R रेडबर्ग कांस्टेंट 1/r1, तो r1 की जगह पे किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर माइनस
R2 कहाँ से आ रहा है, तो 5 से आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम ले लीजिए, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बटे इनकी गुणा करके नीचे लिख दीजिए 16 गुणे 125, ये प्राप्त होगा। जिसे पूरा वैल्यू डाल के रेडवर्क कांस्टेंट की कैलकुलेट करेंगे तो जो लेमडा का मान 5 में आने से प्राप्त होगा वो आपका 40,500 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। ये सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य किसके लिए होगी, इनकी ब्रैकेट श्रेणी की, तो ब्रैकेट श्रेणी की ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होगी, वेवलेंथ होगी। और जब अनंत के लिए निकालोगे इसी प्रकार से लेमडा इनफाइनाइट के लिए, तो ये 14,516 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। यह सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी इस श्रेणी के लिए, इसीलिए इसको श्रेणी की सीमा कहते हैं। ये श्रेणी की सीमा कहलाती है, लिमिट हो गई। अब इसमें 5 के लिए, जब 5 से जब इसमें लौटा था तो उस समय 40,000 लेमडा कितना मिला, 40,500 एंगस्ट्रॉम मिलता है, तो इतना तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। और जब अनंत से आता है तो उस समय 14,516 एंगस्ट्रॉम। और ये दोनों देखिए, ये पूरा रेंज जो है इंफ्रारेड का है, अवरक्त भाग का है, इसलिए ये स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। ये वैल्यूज हमको ध्यान रखनी है क्योंकि ये मुख्य वैल्यू है इसकी। लास्ट बची हुई श्रेणी को आपको बताते हैं। अब इसमें जो लास्ट सीरीज रह गई है स्पेक्ट्रम की वो फुंड है अंतिम। इसके लिए भी थ्योरी वही सेम है कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर को वही N2 कहते हैं, जो आपका इसमें 6, 7, 8, 9 ऐसे अनंत तक आता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर लोअर एनर्जी लेवल को N1 कहते हैं, लेकिन ये 5 है, में लौटता है तो प्राप्त लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। सुदूर अवरक्त, सुदूर अवरक्त भाग, यानी कि ये दूर काफी फार इंफ्रा रेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य लेमडा निम्न सूत्र से आप निकाल सकते हैं। लेमडा इजकल टू 1 लेमडा इजकल टू आर रेडवर्क कांस्टेंट N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू डाल के प्राप्त कर सकते हैं। N1 जो है इसमें ग्राफ बना लीजिए इसका पहले, तो यहाँ पे ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी n ऑर्बिट्स हैं और ये इसकी लास्ट, तो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N इनफाइनाइट, इस तरीके से। अब इसमें 5 में जब लौटेगा तो 6 से 5 में आ सकता है, 7 से आ सकता है, एक और ले लो तो इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ सकता है और अनंत वाले से आ सकता है। तो इस तरीके का इसका इसमें हाइड्रोजन का ये फुंड स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की फुंड श्रेणी है
स्पेक्ट्रम सीरीज है। अब इसमें इनकी तरंग दैर्घ्य निकालिए तो n1 इक्वल टू 5 रहेगा और n2 के मान जो है वो आपके 5 के आगे 6, 7, 8, 9 यहाँ से वापस आ सकता है या फिर अनंत से आ सकता है। इनके लिए जब आप ये कैलकुलेट करेंगे इसी में वैल्यू डाल के तो 1/λ r 1/n1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे पहले 6 के लिए निकालेंगे और फिर यहाँ के लिए निकालेंगे तो 6 में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। रेडवर्क कांस्टेंट 5 का हो जाएगा 25, 6 का 36। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो जो इस पे लेमडा का मान मिलेगा वो लेमडा आपका 5 होगा। जो 6 के लिए निकालोगे, जो 6 से लौट रहा है यानी जो 6 से 5 में आएगा उसका मान यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मिलता है 74,000 एंगस्ट्रॉम। और जब इसमें अनंत वैल्यू लगाओगे n2 की तो n2 इक्वल टू, ये तो आपका n2 इक्वल टू किसके लिए था, 6 के लिए था। तो n2 इक्वल टू 6 पे तो ये मिला और लेमडा की वैल्यू जो अनंत के लिए निकालोगे तो वो आपकी प्राप्त होगी 22,700 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी n2 इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए आती है। अब चूंकि ये सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे अधिक, इस श्रेणी की सबसे अधिक वैल्यू है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, और ये इस श्रेणी की सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, इसीलिए इसको श्रेणी की सीमा कहते हैं। यही श्रेणी की सीमा है, यही लिमिट हो जाती है। तो इसकी वैल्यू लगाइए, जब 6 से इसमें लौट रहा था उसमें 7400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य कितनी मिली थी, 74,000 एंगस्ट्रॉम, और जब अनंत से आ रहा था उस समय 22,700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। तो इस तरीके से इनको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकी एनर्जी भी निकल जाती है। एनर्जी भी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वल टू माइनस का RH अपॉन n का स्क्वायर, और n की वैल्यू आपकी 1, 2, 3 जिसके लिए निकालनी है तो उससे आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये सीरीजें पूरी तरीके से समाप्त होती हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अब इसमें समस्त श्रेणियों को हम लोग एक ही ग्राफ में समराइज कर ले रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम के समय में केवल इसी ग्राफ को देख करके पूरे समस्त स्पेक्ट्रम सीरीज जो 5 हैं, पांचों को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लाइमन श्रेणी में n इक्वल टू 1, तो लोअर कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन लौटते हैं। ऊपर कहाँ से आ सकते हैं, 2 से आ सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से और अनंत से। तो जब 1 में आएंगे तो वहाँ पे पहली श्रेणी बनती है, वो लाइमन श्रेणी बनती है, और लाइमन श्रेणी जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्राप्त होती है, पराबैंगनी भाग में। तो ये आपकी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो मिलेगी वो अल्ट्रा वायलेट होगा, यूवी भाग में प्राप्त होगी। उसके बाद n इक्वल टू 2 में जब आते हैं, वो चाहे जहाँ से आए, यदि वो 2 में आ रहा है तो निश्चित रूप से वो वामन श्रेणी होगी, और वामन श्रेणी हमेशा दृश्य भाग में प्राप्त होती है, विजुअल भाग में प्राप्त होती है। ऊपरी कक्षाएं 2 में आने के लिए 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसे पाश्चन में तीसरी वाली में आएगा, n इक्वल टू 3 में आएगा, चाहे वो 4 से आ जाए, 5 से, 6 से, ऐसे या अनंत से आ जाए। ब्रैकेट वाले में तो जो ये आएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग, इंफ्रारेड रीजन। और ब्रैकेट में चौथे वाले में लौटता है, n इक्वल टू 4 में लौटेगा, चाहे 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, 7 से, इनफाइनाइट से। तो ये श्रेणी जो मिलेगी वो ब्रैकेट, ये भी अवरक्त भाग ही रहती है। और फुंड वाले में 5वें भाग में आता है, यानी 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन लौटता है अपने से ऊपर कक्षाओं से, तब ये श्रेणी फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। और इन लाइमन श्रेणी की एनर्जी भी आप इससे निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। माइनस का RH अपॉन C, H प्लॉन्क कांस्टेंट है, C प्रकाश का वेग है, R रेडवर्क कांस्टेंट है। पहली कक्षा में आ रहा है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा। दूसरे में वामन श्रेणी की एनर्जी निकालनी है तो यही सूत्र माइनस RH
अपॉन 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, दूसरे नंबर की श्रेणी है, तो यहाँ से इसकी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तीसरी में जो पास्चन श्रेणी है माइनस आर एच सी, एच प्लांक कांस्टेंट, सी प्रकाश का वेग, आर ग्रेड वर्ग, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे हमारी एनर्जी जो है वो 3 की पास्चन किया जाएगी। ऐसे ही ब्रैकेट की भी और आप फुंड की भी निकाल सकते हैं। बस ब्रैकेट चौथे नंबर की है तो यहाँ 4 रख दीजिएगा, 4 का स्क्वायर, और फुंड 5वें नंबर का है तो 5 का स्क्वायर, और ये आर रेडवर्क कांस्टेंट, एच प्लांक नियतांक, सी प्रकाश का वेग, ये तो कांस्टेंट रहते ही हैं। इस तरीके से आप सबकी तरंग दैर्घ्य भी निकाल सकते हैं, वो तो आपको बता ही दिया, और यहाँ से आप उनकी एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एक ही ग्राफ से आप इसको समराइज कर सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका स्पष्ट हो गया। थैंक यू, बाय बाय।